साथियों नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के क्या मायने हैं इस बारे में बात करेंगे। जहां संघर्षरत इलाकों में नागरिकों की सेवा के लिए कार्यरत सहायता कर्मी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कानूनों पर निर्भर हैं, वहीं युद्धरत पक्ष पर वैश्विक समझौतों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए अस्पतालों व स्कूलों को निशाना बनाते हैं। इससे नागरिकों तक जीवन रक्षक वस्तुएं व सेवाएं पहुंचने में राहत कर्मियों को कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वास्तव में युद्ध के नियम हैं क्या, और जब उन्हें तोड़ा जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून संक्षेप में IHL के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक टीवी चैनल के पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय OHCHR एरिक मोंगेलार्ड से बात की। इससे संबंधित आवश्यक जानकारी इस प्रकार है। युद्ध के नियम। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून उतना ही पुराना है जितना कि युद्ध। भागवत गीता, बाइबल और कुरान की आयतों से लेकर मध्ययुगीन यूरोपीय शौर्य संहिताओं तक नागरिकों पर संघर्ष के प्रभाव को सीमित करने के मकसद से बने नियम निरंतर बढ़ते गए। एरिक मोंगेलार्ड ने कहा कि यह कानून उन न्यूनतम नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानवीय इतिहास की कुछ सबसे विकट परिस्थितियों में मानवता के संरक्षण के लिए बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि जिस क्षण सशस्त्र संघर्ष शुरू होता है उसी क्षण युद्ध के नियम लागू हो जाते हैं। वर्तमान कानून मुख्य रूप से जिनीवा कन्वेंशन पर आधारित है, जिसमें से पहला संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से लगभग 200 वर्ष पुराना है। जिनीवा कन्वेंशन क्या है? 1815 में स्विट्जरलैंड ने हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता की घोषणा की। 1859 में पड़ोस में ऑस्ट्रियाई फ्रांसीसी युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में हताहतों का ध्यान रखने वाले एक स्विस नागरिक हेनरी डुनेट ने एक प्रस्ताव रखा जो आगे चलकर घायलों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की वजह बना। इसके तुरंत बाद यह समूह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC में तब्दील हो गया। फिर 1864 में 16 यूरोपीय देशों ने पहले जिनीवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। तब से ज्यादा देशों ने अन्य जिनीवा कन्वेंशनों को अपनाया। 180 से अधिक देश अब 1949 के इस कन्वेंशन का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें प्रोटोकॉल के 150 देश शामिल हैं, जिन्होंने आत्मनिर्णय के युद्धों में शामिल व्यक्तियों को जिनीवा एवं हेग कन्वेंशनों के तहत सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के नाम से दोबारा परिभाषित किया गया और कन्वेंशन के उल्लंघन के तथाकथित मामलों में तथ्य खोज आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान शामिल किया गया। 145 से अधिक देश प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, जिसके तहत उन गंभीर नागरिक सशस्त्र संघर्ष में शामिल व्यक्तियों को मानवाधिकार सुरक्षा प्रदान की गई जो 1949 के समझौतों में शामिल नहीं थे। जैसे जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार और अधिक परिष्कृत एवं भयावह होते जा रहे हैं, जिनीवा कन्वेंशन के तहत नए युद्ध के नियम व प्रोटोकॉल भी विकसित किए जा रहे हैं। 20वीं सदी के संघर्षों के मद्देनजर विभिन्न प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी लागू की गई, जिनमें प्रथम विश्व की खाइयों में मस्टर्ड गैस के उपयोग से लेकर वियतनाम में नैपलम एयर ड्रॉप करने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। सभी हस्ताक्षरकर्ता इस बाध्यकारी कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। कौन सुरक्षित है? अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून द्वारा संरक्षित लोगों और स्थानों में अस्पताल, स्कूल, नागरिक सहायता कर्मी और आपातकालीन सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित मार्ग शामिल हैं। एरिक मोंगेलार्ड ने बताया कि 1977 में अपनाए गए जिनीवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के तहत अधिकांश नियम नागरिक सुरक्षा के लिए हैं। सामान्यतः प्रमुख सिद्धांतों को नियमों के 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला किसी व्यक्ति की गरिमा व
जीवन के सम्मान और मानवीय बर्ताव पर केंद्रित है। इसमें न्यायोचित प्रक्रिया के बिना फांसी के दंड व यातना देने पर प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि दूसरा भाग प्रत्येक युद्धरत पक्ष के लिए बाध्यकारी होता है और विशिष्टता, अनुपातिकता और सावधानी से संबंधित है। इसके तहत नागरिकों को निशाना बनाना प्रतिबंधित होता है और उन्हें यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि जिन अभियानों एवं हथियारों का वे चुनाव कर रहे हैं उनसे कम नागरिक हताहत होंगे, उनका संपूर्ण बचाव होगा। इसके अलावा आने वाले हमलों के बारे में नागरिक आबादी को पर्याप्त चेतावनी देना भी आवश्यक होता है। उन्होंने कहा, किसी भी कानूनी संस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य होता है। उपाख्यानात्मक साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों के अलावा ज्यादातर IHL का सम्मान किया जाता है। इन कानूनों के लागू होने पर भी 2022 में दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक स्थानों पर काम करते समय 116 सहायता कर्मी की मृत्यु हो गई। स्वतंत्र अनुसंधान संगठन ह्यूमैनिटेरियन आउटकम के अगस्त के अंतरिम डेटा का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस वर्ष 62 सहायता कर्मी मारे जा चुके हैं, 84 घायल हुए हैं और 35 का अपहरण कर लिया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में कुल 15 संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। एरिक मोंगेलार्ड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और संबंधित नियमों के बिना दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में स्थिति बेहद बदतर होगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष के विभिन्न पक्ष जब नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमले जैसे आरोप का सामना करते हैं तो वे हमेशा या तो उनसे इनकार करते हैं या उसकी वजह समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे इन नियमों को महत्वपूर्ण मानते हैं। दंड मुक्ति की समाप्ति। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन युद्ध अपराध होते हैं। ऐसे में सभी देशों का दायित्व है कि वे ऐसे सभी बर्तावों को अपराध घोषित करें, उनकी जांच करें और अपराधियों पर मुकदमा चलाएं। युद्ध के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया जा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवता के खिलाफ अपराधों पर समर्पित किसी संधि पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन रोमे स्टेटस में इसके दायरे में आने वाले अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सहमत नवीनतम जानकारी दी गई है। इस संधि में अपराध की श्रेणी में आने वाले विशिष्ट कृत्यों के सबसे व्यापक सूची भी उपलब्ध है। उल्लंघन होने की सूरत में कई तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कंबोडिया, रवांडा और पूर्व युगोस्लाविया के संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण से लेकर ऐसे कई राष्ट्रीय प्रयास शामिल हैं, जैसे 2020 में DR कांगो में देखे गए, जब एक सैन्य अदालत में एक युद्ध अपराधी को सजा दी गई थी। 2002 में रोम संविधि के तहत हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के आरोप पर अधिकार प्राप्त है। वैश्विक अदालत। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सबसे गंभीर अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु स्थापित पहली स्थायी वैश्विक आपराधिक अदालत ICC एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का इससे सीधा संबंध भी है। ICC के अभियोजक विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर या देश द्वारा रोम संविधि को भेजे व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों की जांच खोल सकता है। हालांकि सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ICC को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन यह अदालत दुनिया में कहीं से भी आरोपों की जांच शुरू कर सकती है। बलात्कार को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से लेकर बाल सैनिकों की नियुक्ति तक कई प्रकार के उल्लंघनों पर मामलों की सुनवाई की गई है और फैसले भी दिए गए हैं। इस कोर्ट में फिलहाल 17 मामलों की जांच जारी है। इसके काम में संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी करना शामिल है। इसी के जरिए रूस द्वारा यूक्रेन पर
पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। सभी का योगदान। एरिक मोंगेलार्ड ने बताया कि हालांकि संघर्ष में युद्धरत पक्षों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है, लेकिन आम जनता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात है दूसरे के अमानवीकरण या दुश्मन के अमानवीकरण से बचना, नफरत भरे भाषण से बचना और हिंसा उस्काने से बचना। इस मामले में आम जनता का योगदान अहम होता है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सवाल है, 7 अक्टूबर को इजराइल गाजा संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद आईसीसी ने एक जांच शुरू की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के आरोपों की जानकारी के लिए एक लिंक दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ ने इजराइल गाजा संकट से संबंधित युद्धरत पक्षों को उनके दायित्व याद दिलाने के लिए एक सूची जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र परिषद को बताया था। युद्ध के नियम सरल हैं। उन्होंने कहा, सशस्त्र संघर्ष में शामिल पक्षों को नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। इस क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में पूर्वी भूमध्य सागरीय के क्षेत्र निदेशक अहमद अल मंधारी ने गाजा के अस्पताल पर प्रहार के बाद बात करते हुए कहा, स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। WHO सभी विरोधी दलों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा के साथ ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल पेशेवरों की रक्षा करने का आह्वान करता है, जो उस इलाके में जमीनी स्तर पर या एम्बुलेंस में घायलों की देखभाल करते हैं। धन्यवाद।